हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में इसके 3 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप बिहार पुलिस के अलावा किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम शासक था। और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगम कहा जाता है जैन साहित्य के समग्र रूप को। बात कर रहे हैं हम जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है जैन साहित्य प्रायः किस भाषा में मिलते हैं? तो प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में यह मिलते हैं। और बात करेगा जैन धर्म की, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? पहले तीर्थंकर ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। और पूछा 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगाड़ा। कहीं कहीं पे आपको नक्कारा भी मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अकबर की बात करें इसके कार्यकाल की, तो 1556 से लेके 1605 तक यह मुगल साम्राज्य का शासक था। और एक प्रश्न इसके बारे में बनता है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? मराठों, आपने पढ़ा होगा कि मराठा साम्राज्य के दो प्रसिद्ध कर थे। कौन कौन थे? एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथ। चौथ जो था ये राजस्व से संबंधित था। और सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले वसूला जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल के नवाब थे ये। मुर्शीद कुली खान की बात करें तो ये स्वतंत्र बंगाल की नींव किसने रखी थी? तो मुर्शीद कुली खान ने रखी थी। और अलीवर्दी खान, इसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की उपमा दी। पूछा जाता है कि यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा किसने दी थी? तो अलीवर्दी खान ने दी थी। बात करें अगर सिराजुद्दौला की, तो आप सभी को पता है कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी, उसके निर्वाचित अध्यक्ष थे। अगर बात करें अखिल भारतीय किसान सभा की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद की स्थापना की थी। और सचिव कौन थे? MG रंगा इसके सचिव थे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 में। 1835 में मैकाले शिक्षा नीति लागू हुई थी। और मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है, या अंग्रेजी शिक्षा का जनक किससे कहा जाता है? तो मैकाले को। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, ध्यान रखिए, पूछा है जो शामिल नहीं था। और ये जो हार्डिंग बम कांड है, इसे दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। क्या? दिल्ली षड्यंत्र केस। और ये कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912 को यह हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो रास बिहारी बोस एवं सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में यह हुआ था। और कौन कौन शामिल था इसमें? बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद इसमें शामिल थे। लेकिन कौन शामिल नहीं था? तो भगवती चरण बोहरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। सही है। सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था, तो इसका ये भी सही है। तो अगला है, वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति स्थापित हुई, तो इसका ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो ये सन्यात सेन है, इसे चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था तो कहां शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ था। कहां? इटली के फ्लोरेंस नगर में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पे? फ्लोरेंस नगर में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र की पूजा करते हैं सुंदरता की देवी की। बात करें अगर हम शुक्र ग्रह की, तो इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को। भोर का तारा, सुबह का तारा और यानी और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या कमी रह गई इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है एक तरफ जनजात दी है, दूसरी तरफ राज्य दिया है, तो मिला लेते हैं। तो गद्दी किस राज्य की जनजाति है? तो हिमाचल प्रदेश की। बी हो जाएगा इसका। टोडा कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। खासी मेघालय और नागा कहाँ संबंधित है? तो मणिपुर से। तो आप इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मयूरभंज खान जो होते हैं वो लव अयस के लिए जानी जाती है। और मयूरभंज कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, आप इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी पूछी है, यानी जो गंगा ऐसी बहती तो पूर्व में कौन है और पश्चिम में सबसे तो कौन सी नदी है सहायक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगंगा तथा महानंदा। ये रामगंगा ये पश्चिमी है और महानंदा ये पूर्वी है। ठीक है। और बात करेगा सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंगानुपात कहलाता है। बात करेगा सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम किसका है? तो हरियाणा का सबसे कम है। और बिहार का कितना है? तो 916 बिहार का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ अभ्यारण्य दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है। अब इसका दूसरा हो जाएगा, मेलघाट कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। बुक्सा कहाँ पे है? तो बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में है। और पखुई कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में झूम कृषि को कहते हैं। भारत में झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झूम कृषि को क्या कहा जाता है झारखंड में? तो कुरुआ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि कहा जाता है। और पामलू कहाँ कहा जाता है? पामलू जो है ये मणिपुर में कहा जाता है। और दीपा कहाँ कहा जाता है? दीपा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। और पश्चिम राजस्थान में से बत्रा कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश में से पोडू कहा जाता है। और उड़ीसा में से कमान कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, सुमेलित नहीं पूछा है। तो एक तरफ नहर परियोजना दिया है और दूसरा तरफ राज्य दिया है, किस राज्य में स्थित है? तो घटप्रभा कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में है। और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। और जवाई परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं है, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में, नाम से ही आप पता रहा जवाई। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के 10वें संविधान संशोधन का। और कब हुआ था ये? 1961 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। अला है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ध्यान रखिए, किसने पूछा है कौन से नागरिकों को प्राप्त है और कौन से गैर नागरिक यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। देख लेते हैं भारतीय और नागरिकों को, गैर नागरिकों को कौन से प्राप्त है। जो भारतीयों को प्राप्त हैं वो 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, और बाकी जो है ये भारतीयों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बात करें अगर प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाता है तो कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और पहली महिला राज्यपाल भी पूछा जाता है, कौन थी, सरोजिनी नायडू। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यता कौन निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 57। बात करें अगर राष्ट्रपति पद की, तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। आप नोट करिएगा सारा। निर्वाचन का किसमें है, तो आर्टिकल 54 में है। और निर्वाचन की रीत का किसमें है, तो 55 में, यानी निर्वाचन कैसे होगा किसमें है, ये आर्टिकल 55 में। और पदावधि किसमें है, तो आर्टिकल 56 में पदावधि की बात की गई है। और पात्रता की बात करें तो आर्टिकल 57 में इसी की बात हो रही है। और अर्हताएं किसमें है, तो 58 में है, आर्टिकल 58 में। और शर्तें किसमें है, तो आर्टिकल 59 में। और शपथ किसमें है, राष्ट्रपति पूछा जाता है राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख किसमें है, तो आर्टिकल 60 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है महाभियोग किसमें है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, कराए भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की स्थिति लागू हो तो संसद राज्य के विषय में जो है कानून बना सकती है। और अगला कह रहा है, देश के दो से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करें। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है? आप सभी को पता है कि जो भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसकी किस व्यवस्था से होती है, कोलेजियम व्यवस्था से होती है। इसको कब अपनाया गया था, तो ऑप्शन ए 1993 में इसे अपनाया गया था। बात करेगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो यह संघ की न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है। और भाग 5 के अध्याय 4 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल की बात करें तो 124 से लेकर 147 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला है, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है, आप सभी को पता है, ऑप्शन डी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है ये सरकारी आयोग। इसका गठन कब हुआ था, 1983 में इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, 2016 में जो हुआ था उसको क्या कहलाते हैं, उसको ऑप्शन बी विमुद्रीकरण कहलाता है वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलान करना है। तो पहला कह रहा है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो ये हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन, तो ये किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से। मत्स्य पालन का संबंध नीली क्रांति से। और उर्वरक, तो ये भूरी क्रांति से। बात करेंगे हम हरित क्रांति की, इसका जनक किसे माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। और श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला कह रहा है पंचवर्षीय योजना दिया है और मॉडल दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो सी महाल नोबिस मॉडल पे, यही दोनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, अगला कह रहा है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति, तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन समिति, तो इसका राइट आंसर ऑफ सी रेखी समिति। अगला है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था, तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर यह आधारित है। बात करें अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम की, तो यह कब आया था, 2005 में। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था और 2009 में गांधी जी के जयंती पर इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया गया था। अगला है, आवेग की बीमी सूत्र है, तो आवेग का बीमी सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है, तो अधिकतम घर्षण बल कब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीमांत घर्षण
सीमांत घर्षण होता क्या है? जब एक पिंड दूसरे पिंड पर गति करने या फिसलने की अवस्था में हो, उस समय लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसे सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। अगला है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक हैं, यह कथन आधारित है। तो यह कथन किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, किरचॉफ के नियम पर यह आधारित है। अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक होता है। बात करें अगर हम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? तो अनुचुंबकीय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गंधक जो है अनुचुंबकीय वस्तु है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी जो प्रकाशीय फाइबर होते हैं वो किस पार्टिकल पे काम करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो यानी अगर अखबार नहीं पढ़ सकता तो नजदीक वस्तु नहीं देख पा रहा है, दूर रख थोड़ी पड़ेगा नजदीक, तो इसका कौन सा दोष होगा इसमें? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि में क्या होता है? नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दूर दृष्टि के दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूम इसमें ऊ आया है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं का निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज बनाया जा रहा है। बात करें अगर देश का पहला कौन सा है, पहला वानिकी कॉलेज कहाँ है? तो हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई है और तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध प्रकार है, किस प्रकार का बंध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंधित। आप इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डीएनए की बात करें, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, निम्न में किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? तो किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है जीवाणुनाशक के रूप में। और चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित विलयन तथा उसके पीएच मान को सुमेलित करना है। पहला कह रहा है, HCl का कितना होता है पीएच? 0, नींबू का रस 2.5, तनु NaOH का 13, अशुद्ध जल का 7 होता है। तो यानी सभी इसमें सुमेलित है। देखिए, पीएच अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवाज सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, इसमें पूछा है असत्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बाएं से दाएं जाने पर तत्व की धात्विक प्रकृति घटती है, सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, भी सही है। और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, यानी झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe2 को क्या कहा जाता है? झूठा सोना। इसे पायराइड भी कहा जाता है। ठीक है, पायराइड का फॉर्मूला है ये, पायराइड को झूठा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो भारत और नेपाल की परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार। यहाँ बिहार दिया तो बिहार और नेपाल की परियोजना है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना यह नेपाल से कोसी नदी यह नेपाल से निकलती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आरडीएस का दूसरा नाम, यानी आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइक्लोनाइट को कहा जाता है आरडीएक्स। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये हार्मोन जो है तनाव की स्थिति में स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनेलिन। अगला है, सभी दालें संबंधित होती हैं। कुल किसने पूछा है सभी दालें किससे संबंधित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? पक्षियों में क्या होता है? एक ही अंडाशय होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राइबोसोम निर्मित होता है। जो राइबोसोम होते हैं किससे निर्मित होते हैं? तो ये आरएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं राइबोसोम। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है, यानी जो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से होता है। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा गया, यूपी पीसीएस में ये पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन्स के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन के कारण जो है
दूध निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इंसुलिन का रिसाव किससे होता है? तो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, एबीओ रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को पता है कि रुधिर वर्ग प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में किस क्रीम के कारण हाथी पांव यानी फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए, नाम सही है, तो फाइलेरियाई क्रीम के द्वारा यह होता है हाथी पांव। आपने देखा होगा पैर जो मोटा हो जाता है वही है हाथी पांव। अगला प्रश्न है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक पूछा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब बिच्छ मित्र किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को बिच्छ मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक यानी मैन मेड जो प्रदूषक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रोयोजेनिक कहा जाता है जो मानव द्वारा प्रदूषक होते हैं। अगला है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेचल कार्सन इसके लेखक है साइलेंट स्प्रिंग के। अगला है, असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तजाकिस्तान, सही है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, ये भी सही है। तजाकिस्तान की राजधानी साना नहीं है, तो राजधानी क्या है इसकी? दुशांबे इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है। साना कहाँ की राजधानी है? तो यमन की राजधानी। साइना या साना यमन की राजधानी है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? एश्गाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य पूछा है, ठीक है, असत्य ध्यान रखिए, इसको आप नोटिस जरूर करिएगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादन दिवस 26 जनवरी, सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ये भी सही है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता, यह 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य बहुत पूछा जाता है, तो इसका राइट देख लेते हैं। पहला कह रहा है, एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरा लेखक दिया है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है, तो ये सही है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी सही है। और कागज ते कैनवास, ये महादेवी की रचना नहीं है, तो किसकी है ये अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम की रचना है कागज ते कैनवास। अगला है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब किया गया? तो 1954, 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना की गई थी ललित कला अकादमी की। अगला है, निम्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति निवास यानी जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार में जारवा जनजाति निवास करती है। एक और पूछा जाता है, सैम्पेन जनजाति कहाँ होती है? ये भी अंडमान और निकोबार में। अगला है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? बहुत पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम जो है, असम का नृत्य शैली है केली गोपाल। और असम का एक बहुत फेमस है बिहू और बगुरुम्बा यहाँ का फेमस डांस है। अगला है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला है, निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? पूछ रहा है जो महाजनपद है बिहार में कौन सा स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्स। वत्स कहाँ है? ये यूपी में है, इलाहाबाद और बांदा के क्षेत्र को वत्स कहा जाता है, ठीक है। और महाजनपद, कितने महाजनपद थे? 16। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? पहला करा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई, सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, इनको मिला था बधाई दो के लिए, बधाई दो उनकी मूवी थी, इसके लिए मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला था, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सुमेलित हैं। अगला है, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कनक रेले किससे संबंधित थी? तो मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। टोटल कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, कहां से? तो श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अगला है 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा, और अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। टोटल वर्तमान में कितनी पार्टी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हैं? तो 6 पार्टी हैं। कौन कौन सी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, या इसे एनपीपी कहा जाता है। ठीक है, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं वर्तमान में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। दोस्तों आगे अब मैथ के प्रश्न है, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं और इसका आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 मिनट। और 77 का क्या हो जाएगा? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। दोस्तों आप इसको पहले सॉल्व कर लिएगा पूरा अपने आप से, ठीक है, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को RS 48 बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ कमानी हो, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 रुपए। अगला प्रश्न है 60 डिग्री के कोण का संपूर्ण कोण कितना होता है? तो 100 कितना होता है? 120। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली एक संपूरक 180 का हो जाता है, इसमें 60 में से घटा दिया जाएगा, 180 में से 60 घटा दिया जाएगा, कितना आया? तो 120 आएगा। अगला प्रश्न है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। और 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 82 का राइट आंसर हो जाएगा, 82 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 13,500 वर्ग मीटर। अगला है 83 का क्या हो जाएगा? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 162। 84 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 1:3। 85 का क्या हो जाएगा? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1650। अब हिंदी के प्रश्न है 86 नंबर, वाच कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच 3 प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन से होते हैं? तो कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच, 3 प्रकार के वाच होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए का कारक बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति ही होती है के लिए, या के लिए, के हेतु, के वास्ते आए तो वहां संप्रदान कारक होता है। आप विभक्ति जरूर याद कर लीजिएगा सबका, तो उसी विभक्ति से ही वाक्य पहचान हो जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची पूछा है किसका? व्यवधान का। व्यवधान का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाधा। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, कहा जिसका कोई आधार ना हो, उसे क्या कहा जाता है? निराधार कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ, मुहावरा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा करा काले तिल चबाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराधीन होना। अगला प्रश्न है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति धन आचार। इसमें कौन संधि है? तो यण संधि है। आप इसको ध्यान रखिए, कौन सी? यण संधि है। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द चयन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियदर्शी या सही है। दोस्तों अब इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक है, तो द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लाइट। इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा सीढ़ियां चढ़ने के बाद उस आदमी को थकावट महसूस हुई। अगला प्रश्न है सिनोनिम्स है, सोबर का सिनोनिम्स पूछा है, सोबर मीन्स गंभीर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इडियम फ्रेज दिया है, तो टू फाइट से ऑफ, इसका मतलब हो जाता है लड़ने से कतराना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न देख ले क्या कर रहा है, ए कंफ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसका मीन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनंड्रम। कनंड्रम मतलब होता है पहेली या उलझन। ठीक है। अगला प्रश्न है इंटोनिम्स पूछा है फेक का, फेक का इंटोनिम्स क्या होता है? रियल, तो ऑप्शन सी जेन्युइन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस दिया है, ही ओपनड द डोर फॉर हिज मदर, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनकरेक्ट बताना है कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, प्रोसीजर। प्रोसीजर का स्पेलिंग क्या होता है, PROCEDURE, ठीक है, यहाँ डबल ई नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।